It is the expression of rate of reaction and concentration of species in the chemical reaction. It is known as रेट लॉ. बेसिकली रेट लॉ होता क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा. ये जो है ना, अभी तक हम जब भी बात कर रहे थे, हमारे पास ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं था जो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बता सके. तो कहा कि भाई एक ऐसा लॉ बनाओ जिससे हम लोग क्या कर सके, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को भी मेजर कर सके और जो है यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ जो है रिलेशन है. तो ये जो होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास में एक एग्जांपल से समझाता हूं कि यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा. मेरे पास ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट बना रहा है. अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और यहाँ पे 3, जनरली याद रखिएगा रेट जो भी डिपेंड करता है तो वो किस पे डिपेंड करता है, आपके रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे नहीं करता है. अब देखो, जैसे कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डबल हो जाता है. इसका मतलब क्या हो गया, ये वैसे हम ऐसे नहीं निकाल सकते. ये जो मैं निकाल रहा हूं, ये सारी वैल्यू आपको गिवन दी रहेंगी. हम अपने इच्छा से ये नहीं कि हम किसी का भी निकाल दें, ये हमारे हाथ में नहीं होता है. ये सारी एक्सपेरिमेंट से आता है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा. तो यहां से देखो कि मैं कहूं कि ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के. क्योंकि जितना टाइम चाहिए उतना टाइम से है. अब देखो फिर क्या कहता है कि अगर बी को मैंने डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है 4 टाइम्स हो जाता है. इसका मतलब क्या हो गया कि बी के कंसंट्रेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है, आर ओ आर, यानी कि किसका हो जाएगा, स्क्वायर का. ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं. यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, यानी कि इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा. रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए टू द पावर 1, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी का स्क्वायर. अब आपके सामने रेट लिखने के लिए आएगा तो आप क्या लिखोगे कि आर इक्वल टू ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 2. और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे एक बार मैं डायरेक्टली लिख देता हूं हटा के, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या लिख लेते हैं, के ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 2. इसको हम लोग क्या कहते हैं, के को रेट कांस्टेंट में सारे टर्म लिख देता हूं. के यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट है. इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है. ठीक है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, स्पेसिफिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं. बस याद रख लीजिएगा, आपको क्या होगा ना कि क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया रहेगा वो स्पेसिफिक कांस्टेंट की वैल्यू दिया रहेगा, कभी वेलोसिटी कांस्टेंट की दिया रहेगा. जनरली वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया जाएगा और रेट कांस्टेंट के बारे में ही पूछा जाएगा. ए आपको पता है क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए. ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए. बी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा. ओके, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए,
रेट लॉ बेसिकली क्या है, कंसंट्रेशन एंड रेट के बीच में रिलेशन बताता है कि कोई रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है और कितना स्लो हो रहा है। मैंने बताया कि क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप लोग जब डॉक्टर बनोगे तो यानी कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी मेडिसिन जल्दी दे जो जिससे जल्दी से रिएक्शन कर सके और पेशेंट को रिलीफ मिले, यानी कि जो है आराम मिले। ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें जो है काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होती है। दो बातें ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ इज वेरी कॉम्प्लेक्स। It's only depends upon the concentration of species। ये सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज पे डिपेंड करता है। ये हमारे हाथ में नहीं है कि रेट को हम लोग कैसे लिखें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब हम लोग जैसे मेरे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू जो है यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं इसको जो ऐसा लिख दूं, रेट इक्वल टू आर इक्वल टू के एक्स टू द पावर 2 और y टू द पावर 1। ये हम नहीं लिख सकते। ये वैल्यू जो होती है वो एक्सपेरिमेंट से आती है। जनरली बच्चे कई बार समझते हैं कि वहां पे जो है क्या करते हैं कि 2 जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वहां पे लिख देते हैं और इस प्रकार से सॉल्व करके आता है। ये जो गलत है, ये कहाँ वैलिड होता है मैं ये अभी बताऊंगा कि ये जनरली एलिमेंट्री स्टेप या जहां सिंगल स्टेप होते हैं ना वहां पे ये वैलिड होता है। ठीक है, लेकिन वैसे अगर जो सिंगल स्टेप नहीं है, कहोगे हमें कैसे पता लगेगा, वो आपको अगर जो कुछ नहीं दिया हुआ है 2x प्लस वाई तो आपको देख के ही पता लग जाएगा ये कैसा रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। और क्वेश्चन होगा तो वो आपको कह देगा कि ये जो है एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, तो हम लोग जो है ना इसको रेट लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका रेट लिखने के लिए हम यहां से के एक्स टू द पावर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, y टू द पावर y मान लेते हैं। ये जो x प्लस वाई है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। इस टाइप का आपको बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग जो है उसके लिए अब हम बात करते हैं कि किस टाइप से आपको पूछा जाएगा। हम एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, क्योंकि आपकी बुक में जो जैसा दिया हुआ है a प्लस बी, हम उसी फॉर्म में जो है आपको बना के दिखाते हैं। ओके, यानी कि जो है प्रोडक्ट बन गया। मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। अब मेरे को बताओ इसका रेट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताइए। मैं जनरल लिखना चाह रहा हूं। मैंने पिछली बार यहाँ पे 1 या 2 लिखा था, नहीं, मैंने कहा कि भाई क्या रेट से बढ़ रहा है ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइड करेगा, यानी कि मैंने कहा भाई एक्स है। बी किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो है वाई पे। इसी को रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा रेट लॉ इक्वेशन निकालने के लिए, तो आप इस फॉर्मेट में जो है निकाल के जो है दिखा दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि यहां से रेट कांस्टेंट की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो यहाँ पे आर आर की जगह मैं आर ओ आर भी लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ओके, मुझे के की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से मैं के इधर रखता हूं तो क्या हो जाएगा, आर ओ आर, यहाँ पे कैपिटल लिख लीजिए, आर ओ आर डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई हो जाता है। बोलिए इतनी सी बात, क्योंकि मैं यूनिट निकाल रहा हूं ताकि हम जो है पता लगा सके कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। सर रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग लिखते थे, क्या लिखते थे, कंसंट्रेशन बाय टाइम। बोलिए यस सर। ओके, अब कंसंट्रेशन बाय टाइम लिखते थे तो कंसंट्रेशन को हम लोग क्या लिखते थे, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर इनवर्स, टाइम भी ऊपर जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो मैं क्या यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स लिख दूं। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत होगा नहीं। मेरे ख्याल से रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था
कि यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। चाहे आप उसको डीसी डिवाइडेड बाय डीटी लिख सकते हो, यानी किस प्रकार से हमने कहा था ये कंसंट्रेशन होता है, और कंसंट्रेशन हम लोग किस में लेते हैं, मोला जो है रीटी में ले लेते हैं। अच्छा देखो, ए क्या है, कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? मोल पर लीटर। वेरी गुड, यानी कि मोल पर लीटर लिख सकते हैं। तो यहां से ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, मोल पर लीटर, और इस पे पावर एक्स है, और यहाँ पे बी की जगह पे भी ये भी कंसंट्रेशन टर्म है, तो मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ओके, बोलिए किन्हीं को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके यस। अब देखो, ऊपर वाले टर्म को मैं लिखता हूं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और मैं एक स्टेप और लिख देता हूं मोल लीटर, और इस पे पावर एक्स, और यहाँ पे मोल लीटर और पावर वाई हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, दोनों अगर जो सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यहां से यस हम सर। ऐसा लिख सकते हैं मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, ये माइनस है तो यानी कि डिवाइड में हो जाता है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर, और यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। और आपको पता है एक्स प्लस वाई को हम क्या लिखते हैं, एन, और यही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये क्या हो जाता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही जो है आपसे पूछा जाएगा नीट में कि इसका बताओ क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी ध्यान से सुनिएगा। अच्छा मुझे बताइए कि x प्लस वाई की जगह पे जब हम n लिख सकते हैं, तो क्या मैं n लिख दूं यहाँ पे, यस सर। यानी कि हमने क्या करा, मोल डिवाइडेड बाय लीटर इनटू सेकेंड इनवर्स, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोल डिवाइडेड बाय लीटर इनटू n हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ओके, अच्छा मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे आपके पास इसको मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, मोल डिवाइडेड बाय लीटर, और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे मोल डिवाइडेड बाय लीटर, और यहाँ पे n है। अच्छा इसको ऊपर ले जाएंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल डिवाइडेड बाय लीटर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये n है, ऊपर जाएगा तो सेम है, तो यानी कि ऊपर जाने पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि आपके पास k की जो यूनिट आई वो कुछ इस प्रकार से आई n के टर्म में। आप लोगों को याद रखना है कि ऊपर में मोल होता है, नीचे में लीटर होता है। देखो मोल से यानी कि पहले m आता है तो ऊपर में लिखते हैं, l बाद में आता है तो उसको नीचे लिखते हैं, और यहाँ पे जो है क्या करते हैं 1 माइनस एन, और सेकंड इनवर्स जो है सब में हो जाता है। अब एक एक करके हम लोग जो है क्या करते हैं, इसकी यूनिट निकालते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास n की वैल्यू में जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहा हूं, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अब देखो n की वैल्यू जीरो हो गई, आपके पास इक्वेशन क्या है, मोल पर लीटर 1 माइनस एन, और क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। अच्छा यहाँ पे मैं n की जगह पे जीरो रख दूं, मैंने n की जगह पे क्या कर दिया, जीरो रख दिया, तो क्या हो जाएगा बताइए, यानी कि 1 माइनस जीरो यानी कि 1 हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल डिवाइडेड बाय लीटर, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। क्या आपको इसकी जीरो ऑर्डर की यूनिट याद रहेगी, मोल पर सेकेंड इनवर्स? यस सर। मुझसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर का बताइए, तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, कोई बताना चाहेंगे? सर 1। यानी कि यहाँ पे 1, एन की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो 1 माइनस 1 जीरो, यानी कि ये टर्म कितना हो जाएगा, 1, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। अच्छा मेरे को बताइए सेकेंड ऑर्डर की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, मोल अपॉन लीटर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। वेरी गुड तान्या, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मोल
लीटर 1 - 2 सेकेंड इनवर्स, और यहां से क्या हो जाएगा कि -1 हो जाएगा, तो यानी कि लीटर और क्या हो जाएगा मोल इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। अब किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूं कि हमने क्या करा कि मोल डिवाइडेड बाय लीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 सेकेंड वन, और आपको पता है इसका मतलब होता है यानी कि 1/L, यानी कि जो जस्ट इसको हम लोग क्या कर देंगे 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर, और यहां से इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा लीटर मोल इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। तो यही चीज को हमने क्या करा कि डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है, यानी कि इसलिए हम लोग जो है क्या किया कि इस प्रकार Yes, से sir. जो हम लोगों ने डायरेक्टली लिखी। इसी प्रकार से मैं थर्ड के लिए लिख देता हूं कि आपके सामने अगर जो थर्ड इक्वेशन आ जाएगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे। थर्ड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और 3. यहां से क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 3 सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा L It- स्क्वायर मोल -2 एंड सेकेंड इनवर्स। अब जैसे आपसे ना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ इट्स वैल्यू इज 3.24 इंटू 10⁻³ मोल L3 और सेकेंड इनवर्स, ठीक है, आपसे ये पूछा गया। अब मुझे जो है इसका क्या करना है ऑर्डर बताना है। तो देखो मेरे पास ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या है, मोल, मैं जनरल तरीका बता रहा हूँ फिर शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, मोल डिवाइडेड बाय लीटर इंटू 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, और इसी चीज को हम लोग लिख देते हैं क्योंकि मेरे को तो बताना है एन की वैल्यू, यहां से जो है मोल डिवाइडेड बाय -3 लीटर 3 और सेकेंड इनवर्स। ओके, हम प्रयास करते कि ना इसको मोल के टर्म में लेके आते हैं। अगर मैं ऐसा लिखूं तो यानी कि कुछ ऐसा होता, मैं अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं यानी कि कुछ ऐसा होता। ओके, बोलिए ये चीज समझ में आ रही है। Yes, sir. और यहां से Yes, sir. हमारे पास क्या हो जाता मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्या हो जाता 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब देखो दोनों की यूनिट सेम नहीं है तो इसको 1 माइनस कर देते हैं यानी कि रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा मोल लीटर, और यह क्या हो जाएगा मोल डिवाइडेड बाय लीटर का होल क्यूब पे -3। ये तो पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस, बाहर क्यूब करोगे माइनस उधर ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, और ये सेकंड इनवर्स, यहाँ से सेकंड इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 1 - n। और आपको पता है कि अगर जब बेस सेम होता है तो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं इक्वेट कर देते हैं, तो -3 और n की वैल्यू कितनी हो गई So 4। 4. ओके वेरी गुड। अब देखो ये तो तरीका है आप जनरल तरीके से बनाओगे, जब आपकी बोर्ड में आएगा तो आप इस तरीके से निकालोगे, लेकिन हम इस तरीके से बनाएंगे तब तो हमारे को 1 मिनट लगेगा। तो मैं इसकी तरीका बताता हूँ। यहाँ पे हमें जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो आप देखो एल को पकड़ो, यहाँ पे देखो हम एल को पकड़ते हैं, यानी कि एल पे पावर कितना है -1 है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको अगर से शॉर्ट में लिखूं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, बोलिए यही चीज तो है, किन्हीं को कोई Yes, डाउट। sir. ये देखना क्या करना कि जो भी लीटर है ना उसमें +1 कर देना, आपको यूनिट पता लग जाएगी। हमें क्या करना है कि लीटर में कितना ऐड कर देना है +1 ऐड कर देना है, हमें जो यूनिट पता लग जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पे आपके पास एल पे कितना चार्ज है -1, और +1 कर दोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 0, यानी कि ऑर्डर कैसा हो जाएगा 0 ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है एल पे पावर कितना है 0, यानी कि इसमें 1 ऐड करेंगे तो यानी कि इसकी यूनिट कैसी हो जाएगी यानी कि फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे देखिए आपके पास लीटर पे कितना है 1 है, और एक और ऐड कर दोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर कैसा हो जाएगा सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं एल पे पावर 2 है और यहाँ पे एक ऐड कर दोगे यानी कि कितना हो जाएगा ऑर्डर जो है 3 हो जाएगा। आपको इतनी सी बात याद रहेगी ऑर्डर निकालने के लिए। Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत, हाँ आप हमेशा जब भी निकालना ना इस तरीके का यूज नहीं करना, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में एक और एग्जांपल दे देता हूं कि आप लोग निकालिएगा ऑर्डर 1 मिनट।
मैं एक एग्जांपल देता हूं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ रेट कांस्टेंट इज, या k इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, मेरे पास दिया हुआ है 6.23 इंटू 10⁻⁻⁴, और क्या दिया हुआ है मेरे पास, मोल -3, सॉरी, मोल -5 एंड लीटर 5 एंड सेकेंड इनवर्स। क्या आप मुझे बता सकते हो इसकी यूनिट क्या होगी? So 6. ओके, यानी कि क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो इस टाइप से आपके पास जो है क्वेश्चन आएंगे तो आप सीधे सीधे बना सकते हो, इस तरीके से नहीं बनाना जैसे मैंने यहाँ पे बनाए। आपके बोर्ड में आएगा तो आपको इस तरीके से बनाना होगा। अब हम लोग एक बार आपको मैं सिखाने के लिए निकाल देता हूँ कि हम लोग जो है कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। आपके पास जनरल फॉर्मूला क्या है? मैंने कहा था कि मोल में से मोल को ऊपर रखना और एल को नीचे रखना और क्या कर देना 1 - n, और सब में सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है यानी कि क्या हो जाएगा, मोल पे पावर 5, लीटर पे पावर 5 और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। हम इसको इस प्रकार से अरेंज करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं एल पे पावर 5, मोल पे पावर 5, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, मोल डिवाइडेड बाय लीटर, और यहाँ पे 1 - 1 यानी कि सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसको इसी फॉर्म में लाना चाहेंगे, मोल डिवाइडेड बाय लीटर, और यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल बाय लीटर पे पावर 4, और यानी कि उल्टा कर दिया तो -5 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है 1, और बेस सेम होता है तो यानी कि 1 - n इक्वल टू -5, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 ऑर्डर होगा। अगर जब आपको बोर्ड में पूछा जाता है तो आप क्या कीजिएगा, इस तरीके का यूज कीजिएगा। ओके, और अगर जब आपको कंपटीशन में पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्डर है, आप सीधे सीधे एल की वैल्यू को देखिए, एल के अनुसार से आप क्या करोगे, यानी कि जो है बता दोगे वो कौन सा ऑर्डर है, यानी कि विद इन सेकंड में आपका काम हो जाएगा। बोलिए यहां तक किन्हीं को ना समझ में आया तो पूछ लीजिए, किन्हीं के मन में कोई डाउट हो तो पूछिए। दीक्षा समझ में आया? दीक्षा, तानिया, भूमि? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है, चलिए नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। अब देखो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है, पिछली क्लास में किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। अब हम ना कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले ये देख लीजिए, रेट लॉ क्या कहता है, द रिप्रेजेंटेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बात याद रखिएगा कि रेट लॉ जो है ना हमेशा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। हमने कभी भी प्रोडक्ट को यूज नहीं किया, ये हमेशा किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे। दो बातें अभी तक आप लोगों ने सीखी, एक तो आपको रेट लॉ जो है लिखने के लिए आना चाहिए कितना। जैसे मान लो मेरे पास, मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं कि मेरे पास मान लो सपोज करो कोई एक रिएक्शन है, मैंने कहा कि 2A + B + 3C इक्वल टू प्रोडक्ट। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि इसका रेट लॉ क्या होगा? बोलिए। Sir, K A की पावर X प्लस 3 C की पावर Y। ओके, B पे पावर Y एंड C पे पावर क्या हो जाएगा, यानी कि X Y Z ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। अच्छा मुझे बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा? X प्लस Y प्लस Z। वेरी गुड, यानी कि X + Y + Z जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जो है ऑर्डर को निकाल सकते हैं। वही वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, हम प्रोडक्ट पे कभी भी नहीं जाते हैं। ठीक है, तो वही कहता है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये किस पे डिपेंड करता है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। The representation of rate of reaction in term of the concentration of the reactant is called the rate law। यानी कि बेसिकली क्या करता है, ये एक्सप्रेशन होता है
rate of reaction and concentration of species in the reaction is known as the rate law. It can only be stabilized by experiment. मैंने बार बार कहा, ये जो मैं पावर 1 2 लिखता हूं ना, ये मेरी इच्छा से नहीं लिख सकता। कुछ रिएक्शन में हम लिखते हैं जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, यानी कि जो है गुल्डबर्ग जो है एक थ्योरी थी, उन्होंने कहा था कि जो कि आप जो भी स्टिचियोमेट्री देखो उसको लग दो, जो है वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के गलत हो गया था। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोगों ने कहा कि ये जो वैल्यू है ना ऑर्डर, वो हम अपने मन से नहीं निकालते हैं, इसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, फिर हम उसकी वैल्यू को लिखते हैं। जनरली रेट लॉ एक्सप्रेशन आर नॉट सिंपल। मैंने बताया कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और ये किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। वही कहता है जनरली रेट लॉ एक्सप्रेशन आर नॉट सिंपल। ये सिंपल नहीं होता है, ये वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। हम भले आज कह देते हैं कि इसका रेट ऑर्डर इतना है, लेकिन इसको निकालने में जो है यानी कि बहुत ज्यादा समय लगता है और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती है। दिस मे डिफर फ्रॉम द सेम रिएक्शन ऑन कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन बीइंग इज कैरिड आउट। ये क्या होता है कि सेम ही रिएक्शन के लिए क्या होता है कि कंडीशन अगर चेंज कर दोगे तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाता है, यानी कि जो चेंज हो जाता है। बट फॉर लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग विथ प्योर रिएक्टेंट वी कैन ऑब्टेन सिंपल रेट लॉ। ये मैंने बताया कि अगर जो सिंगल स्टेप रिएक्शन हो या जैसे एक्स और वाई के टर्म में हो, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये अगर स्टिचियोमेट्री को ही हम लोग क्या ले लेते हैं, यानी कि क्या करते हैं, यानी कि ऑर्डर के रूप में यूज कर लेते हैं। ठीक है, बोलिए यहां तक किन्हीं को ये बातें समझ में आ गई रेट लॉ की? बोलिए समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ओके, तो कहता है कि इससे कैसे हैं, तो कहता है कि रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट रिएक्शन कहते हैं, के को जो हम लोग रेट कांस्टेंट कह दो या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कह दो या वेलोसिटी कांस्टेंट कह दो। रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज यूनिटी, अगर जब क्या होगा, यूनिटी होगा, तो इसका जो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, यानी कि जो है आपको मैंने अभी बताया, यानी क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर टू द पावर 1 - 1 और सेकेंड इनवर्स। तो यही चीज उन्होंने जो है यूनिट को लिख के दिया है, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि ये कैसे डिपेंड करता है, जो जो रिएक्शन आप यूज कर रहे हो सबकी पावर को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, उस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये जो के की वैल्यू होती है ना, जनरली फिक्स होती है, अगर ये टेम्परेचर को चेंज करते हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चलिए, अब जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि हम कैसे निकालते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि मेरे पास ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है, तो मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखूंगा, आपको बताना चाहेंगे? रेट इक्वेशन सर के ए की पावर एक्स X। और प्लस बी की पावर वाई। ओके, वेरी गुड। ठीक है, क्या सभी को समझ में आ गया? क्योंकि हमें जो है जनरल हम जो है रेट इक्वेशन लिखते हैं। फिर वो कहता है ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ओनली द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल। कहता है कि अगर हमने ए को डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए? ओके, अच्छा, फिर कहता है कि सेकंड में ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी देयर इज चेंज फैक्टर बाय 8 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, 8 टाइम्स। अगर हमने क्या करा कि ए को भी डबल कर दिया एंड बी को भी डबल कर दिया, तो हमारे पास जो है यानी कि कुछ इस टाइप से बनता है। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, और इसको इक्वेशन क्या मान लिया, 3 मान लिया। ओके, तो मुझे बताइए कि अगर जो 3 इक्वेशन है तो क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? बोलिए, हाँ निकाल सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूं, 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूं। 2 को मैंने क्या कर दिया, 1 से डिवाइड कर दिया। तो मुझे बताइए कि 2r डिवाइडेड बाय r इक्वल टू के ए टू द पावर x एंड सॉरी 2a होगा, 2a टू द पावर x एंड b टू द पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, k a टू द पावर x और ये क्या हो जाएगा, b टू द पावर y हो जाएगा।
ओके, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, b टू द पावर कट जाएगा, k टू द पावर k कट जाएगा, 2 इक्वल टू 2a टू द पावर x, और a टू द पावर नीचे में क्या हो जाएगा x। आपको पता है कि अगर जब दो मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो 2 टू द पावर x, और यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं a टू द पावर x, और ये भी a टू द पावर x, a टू द पावर x कट जाएगा। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 हो गई। अब देखते हैं कि कहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यानी कि a पे 1 कहाँ, तो यानी कि दो इक्वेशन है, यानी कि b एंड d में जो है क्या है, 1 है। तो हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, अब हम चेक करते हैं किसको किसको डिवाइड करते हैं। यहाँ से हम लोग जो डिवाइड करेंगे 2 एंड 3 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, 2 बड़ा है या थर्ड, सॉरी थर्ड बड़ा है, तो हम लोग थर्ड डिवाइड कर देते हैं सेकेंड से। ओके, आपके पास हमने जो है देखो, थर्ड में हमारे पास क्या है 8r, और इसमें क्या है 2r इक्वल टू k, और आपको पता है 2a टू द पावर x एंड 2b टू द पावर y। ठीक है, और हमारे पास क्या है इसके अंदर, a के अंदर k इंटू 2 टू द पावर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b टू द पावर y। ये 2r से कट कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बार में, और यहाँ से 2a से 2a कट जाएगा। सिमिलरली b टू द पावर b से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y, यानी कि 4 इक्वल टू 2 टू द पावर y, और यहाँ पे 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 टू द पावर y, और दोनों पावर सेम, यानी कि जब बेस सेम होता है तो पावर को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। यानी कि y की वैल्यू 2 निकलेगी और x की वैल्यू 1 निकलेगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन बी। ठीक है, तो यानी कि इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि बी हो जाएगा। क्या आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बना लोगे क्या? यस सर। चलिए सेकंड Yes, क्वेश्चन sir. में ये आप लोग, आपके सामने ये है, बड़ा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज इसको ट्राई कीजिए। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, फिर जो है यानी कि जैसा कह रहा है चेंज करके जो है यानी कि कितना हो जाएगा। अच्छा देखिए, मैं इसको समझा देता हूं। यहाँ पे ना आपका सिंपल स्टेप रिएक्शन, ठीक है, तो सर आपको कैसे पता लग रहा है कि ये सिंपल स्टेप है, यानी कि इसका जो स्टिचियोमेट्री होगा वही पावर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। इनडायरेक्ट वे में कह रहा है कि यानी कि जब भी आपको कोई रिलेशन ना दिया रहे तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, स्टिचियोमेट्री को ही हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि जो है रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में लिखेंगे। तो मैं आर इक्वल टू क्या लिखूंगा, के ए टू द पावर स्क्वायर बी टू द पावर 1। क्या अब आप लोग बना सकते हैं इस इक्वेशन को? सर एक बार ट्राई कीजिए। पायल, निशांत, नेहा, कुमारी, समझ में आ रहा है? गिन्नी, दीक्षा, दीपक, भुवनेश्वरी, आरुषि, अनुपमा। यस सर। ओके ठीक है, हाँ बोलिए नेहा। सर डी। ओके चलिए चेक करते हैं। अब देखो, और कोई बना रहा है? चलिए मैं बताता हूं कि हम लोग कैसे इसको जो है सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहता है कि ए को आप क्या कर दो, डबल कर दो, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। बी को कितना कर देंगे, यानी कि हाफ कर देंगे। ठीक है, अब ए तो कंसंट्रेशन टर्म है, तो यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 टू द पावर, अगर डिवाइड कर दोगे इसको, यहां से देखिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 1, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकेंड। हम 2 को जो है डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है, कितना चेंज आएगा, इसको r डैश मान लीजिए। ऊपर में अगर जो मैंने k 2 टू द पावर a का स्क्वायर और 1/2 b टू द पावर, यानी कि 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा।
ओके, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास k 2 टू द पावर a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा k a स्क्वायर और b पे पावर 1। इसको सॉल्व करते तो यानी कि कितना हो जाएगा, k से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से b से b कट जाएगा, यानी कि 4 इंटू 1/2, यानी कि कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। ओके, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब ये बनाइए। चलिए मैं बनाऊं। किन्हीं ने बनाया है तो बता दीजिए, कोई आंसर बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। Sir, option B. ऑप्शन बी किन्होंने बताया? Tanya. ओके, तानिया, ठीक है, ऑप्शन बी। ओके, वेरी गुड तानिया, सही है, ठीक है। चलिए, निशांत ने भी बता दिया। ओके, चलिए अब हम लोग जो है यानी कि जो है करते हैं, इफ डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इंक्रीजेस द रेट 4 टाइम्स। मेरे पास मान लो कि कोई ए से जो है प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है, ए से क्या बन रहा है, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि इफ डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, अगर हमने क्या कर दिया, डबलिंग कर दिया, तो कहता है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स, यानी कि हमने 4 टाइम्स कर दिया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन जो हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया। ओके, अब देखो ध्यान से, अब वो क्या कहता है कि ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन, अब क्या कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि रेट जो है 9 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है। ओके, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि इसका जो है क्या रिलेशन होगा, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखो, अगर मैं क्या करता हूं कि 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूं, यानी कि कितना हो जाएगा, ऊपर में 4r डिवाइडेड बाय r इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इंटू 2 टू द पावर x k a टू द पावर x, ठीक है। देखो ये जो कट रहा है आप कटा सकते हो, k से k a टू द पावर x से a टू द पावर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा f, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर x, और 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी कि इसका स्क्वायर हो रहा होगा, वही तो कह रहा है, स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जो है, यानी कि जो है बी हो जाएगा। बोलिए क्या समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. चलिए ये बताइए सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, Yes, sir. ये कब कब आए थे तो नीचे से कट गया है ये। Option D. ओके, वेरी गुड, तानवी सही, वेरी गुड। यानी कि इसका जो एक्टिव मास होता है ना, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट डिपेंड ऑन, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, यानी कि जो है एक्टिव मास पे जो है डिपेंड करता है, इस बात को याद रख लीजिएगा। वेरी गुड भुवनेश्वरी। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग इसको जो है ट्राई करके आइएगा, बहुत ही आसान सा है। कहता है रेट ऑफ रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बन रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है इज 9 टाइम्स द रेट ऑफ द अनदर इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि आपको रेशियो दिया हुआ है, और यहाँ से आप लोगों को ऑर्डर बताना है। क्या मैं बता दूं क्या? क्या Yes, sir. एक बार घर से ट्राई करोगे?
सर घर से ट्राई सर करेंगे। घर से करेंगे ट्राई। एक बार ट्राई करना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है ताकि कि जो है आप लोग होमवर्क बनाना। ऐसे चलिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत ही सिंपल सा है। ये तो बहुत ही, देखो जेई में भी पूछा गया है और 2 बार जो है मेडिकल में पूछा गया है। सर ए। और कोई? ए। से सर ऑप्शन ए। ओके, चलिए। ऑप्शन ए। अच्छा देखो, यहाँ पे ध्यान से सुनना कि ऑप्शन ए, चलिए ठीक है, यानी कि 1/3 डी ए बाई डी टी माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी। तो क्या हम इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है, इक्वल टू डी सी बाई डी टी और के ए टू द पावर एम एंड बी टू द पावर एन। क्योंकि यहाँ पे हम ना रेट के टर्म में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ये जो है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन है और हमें जो है किसके बराबर लिखना है, रेट लॉ के बराबर लिखना है। तो यहाँ पे रेट लॉ से बेसिकली पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए। यस सर। अब यहाँ से ये सारी चीजें बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है उड़ीसा जी। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर ड्यू टू। सर ऑप्शन बी। सर सी। और कोई? यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर को आप बढ़ाते हो उसके अंदर क्या हो जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ जाती है तो जिस कारण से कोलिजन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका राइट आंसर क्या हो सी। जाएगा, सी। ओके, ये वाला तो बहुत ही आसान सा है, यूपी सीट ने पूछा था कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज द रिएक्शन गो फारदेस्ट टू द कंप्लीटेशन। यानी कि कौन सा रिएक्शन जो है जल्दी जाना चाहेगा। आपको याद होना चाहिए, जितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, बताओ सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन अब कौन सा होगा। सर ए। ए होगा, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब हम जो है ना कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट आप लोग जरूर बनाइएगा, जिनसे नहीं बनेगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये बातें ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको बार बार जो है पूछी जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी है तो ध्यान से सुनिएगा। पहला कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड upon the stoichiometry coefficient of reactant concentration। इसका मतलब है कि हर बार जो है जो कंसंट्रेशन टर्म दिया रहेगा यानी कि स्टिचियोमेट्री, वो नहीं होगा। इसे आपको एग्जांपल से समझाता हूं। N2O5 और ये जो है रिएक्शन करके बनाता है NO2 और ये क्या बना देता है आपका O2। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 10, 8 to 10। इसका जो रेट ऑफ ऑर्डर होता है ROR इक्वल टू कितना हो जाता है KN2O5 और यानी कि कितना हो जाता है यहाँ पे इसका 1 हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्या हो जाता है, इसका जो है 1 हो जाता है। इसी कारण से कभी भी हर रिएक्शन का जो है रेट ऑफ ऑर्डर जो है वो आप स्टोइचोमेट्री से नहीं निकालिएगा। हम किसका निकालते हैं, जो सिंपलेस्ट रिएक्शन होंगे
उसका हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो स्टोइचियोमेट्री होगा उसको जो हम लोग जो है निकालेंगे। गुल्डबर्ग एंड बेगे लॉ जब पढ़ेंगे थोड़ी देर में तब आपको जो है समझा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कहता है इन द रेट लॉ प्रोडक्ट टर्म also affect the order of reaction, but sometimes ये जो है ना कभी कभी प्रोडक्ट वाला भी टर्म जो है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकता है। जैसे आप लोगों ने O3 का नाम सुना है, O3 का Yes, sir. क्या कहते हैं इसको, Ozone. ओजोन कहते हैं, ठीक है, वेरी गुड। यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, ओजोन कर देते हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है कि O3 टू द पावर 2, यहाँ पे K होगा, और यहाँ पे क्या हो जाता है O टू द पावर -1। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट भी क्या कर रहा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि 2 + -1 जो है, यानी कि ये दोनों मिलके क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं। ओके, ठीक है। थर्ड पॉइंट, in some reaction order of reaction does not depend upon the concentration of reactant। यानी कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे आपके पास में एक एग्जांपल देता हूं, NO2 को हमने क्या कराया, CO2 के साथ रिएक्शन कराया, तो यहां से क्या बन जाता है, सॉरी CO, ये क्या बन जाता है NO + CO2, ठीक है। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है या ROR या R = क्या हो जाता है KNO टू द पावर 2, और यहाँ पे क्या हो जाता है CO टू द पावर 0। यानी इसका मतलब है ये जो है डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि इस प्रकार से क्या करते हैं, ये भी डिपेंड करते हैं। फोर्थ पॉइंट कि इन सम रिएक्शन catalyst is depends upon the in the sum reaction order of order of reaction depends upon the कैटलिस्ट। यानी कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करते हैं। ये बातें याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि कहां पे अगर आपके पास, ठीक है, मैं जैसे बता देता हूं, गुल्डबर्ग एंड बेगे लॉ ने क्या कहा कि अगर आपके पास सिंपल टर्म वाले क्वेश्चन हो तो B = प्रोडक्ट, अगर ये आपको जनरली लिखा रहेगा सिंगल स्टेप है, या वो कहता है कि बहुत ही यानी कि क्या 1 स्टेप रिएक्शन है, तो इसका जो रेट होगा R = K, A टू द पावर क्या हो जाएगा 2, B टू द पावर क्या हो जाएगा 1।
ये किसने कहा था? गुल्डबर्ग एंड वेगे ने कहा था। उन्होंने कहा कि अगर वैसे तो उन्होंने सबके लिए कहा था, जो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि वो आगे चल के गलत हो जाता है। अगर जो आपको दिया हुआ है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, या आपको दिया हुआ हो कि वन स्टेप रिएक्शन है या सिंपलेस्ट रिएक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी रिएक्शन है उसके अंदर जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि जो है पावर ले लेंगे। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? बोलिए कितना हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 3। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से, जैसे सपोज करो मैंने कहा कि 3a प्लस 4b एक प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ पे एक और स्टेप जोड़ देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बना दिया 5c इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। तो बताइए कि ये कैसा हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर बताइए कितना हो जाएगा? 12. यानी कि 7 प्लस 5 यानी कि जो है 12 हो जाएगा, इसका ऑर्डर 12 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अब याद रखिएगा, ऑर्डर में भी, यहीं पे मैं लिख देता हूं, जस्ट 1 मिनट, कहां पे हम लोगों ने बताया था ऑर्डर के बारे में, यहीं पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। एन इक्वल टू क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एंड फ्रैक्शनल। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर पूछा गया था कि जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, तो आपको बताना है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है एंड फ्रैक्शनल भी हो सकता है, यानी कि ये तीनों हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तो आप क्या बोलोगे? ये भी क्या हो सकता है कि x की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है एंड वो क्या हो सकती है? फ्रैक्शनल हो सकती है। तो ये तीनों वैल्यू जो है, यानी कि चारों वैल्यू क्या होगी, यानी कि जो है वो हो सकती है। इस तरह से आप लोग जो है, यानी कि कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको बना लीजिएगा, फिर हम लोग को जो है